नमस्कार दर्शकों, आज पूरा देश उदास है। हम, आप, हम सब। देश का एक परमवीर सैनिक हमारे बीच से चला गया। वो चला गया जिसने इंडिया के डिफेंस सिस्टम को एक सिमेट्री यानी एक रूपता लाने में बड़ी भूमिका अदा की। आज हम लोगों के बीच में वो शख्स नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आज की 3 बड़ी खबरें आपको बताना चाहती हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। आज दोपहर तमिलनाडु के कट्टाटेरी और नानचापा के बीच उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग थे। 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक शख्स जो बचा है वो कैप्टन वरुण सिंह हैं, जो 90% बर्न्स के साथ कहा जा रहा है जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का आज फिर बैठक हुई और ये बैठक आज दिल्ली में हुई। बैठक में किसानों ने सरकार की तरफ से दिए गए 5 प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। कल दोपहर 12 बजे दोबारा ये बैठक होने का अनुमान है, जिसमें किसानों की घर वापसी पर फाइनल कॉल लिया जा सकता है। और तीसरी बड़ी खबर, देश में ओमाइक्रॉन से अब तक 23 कंफर्म केस आ चुके हैं। अभी तक बूस्टर डोज पर कोई सहमति नहीं बनी है। फाइजर और भारत बायोटेक ने दावा किया है कि इस वेरिएंट के लिए अलग से वैक्सीन लगाएंगे और इसका निर्माण मार्च अगले साल तक हो जाएगा। The Indian Army is capable of carrying out any mission, anywhere, at any time, no matter how difficult the odds are. The kind of freedom of action that our own defense minister has given us is amazing. You take action, I will stand behind you. सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर कल दिल्ली लाया जाएगा। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि अंतिम संस्कार कब होगा। सीडीएस के निधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत बड़ी क्षति बताई है। जनरल रावत के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब ये जो ट्वीट है, उन्होंने कहा, जनरल बिपिन रावत वॉज एन आउटस्टैंडिंग सोल्जर, अ ट्रू पेट्रियट। ये देश के एक बहुत ही अच्छे सैनिक थे। ही ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मॉडर्नाइजिंग आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड सिक्योरिटी एपरेटस। मॉडर्नाइजेशन का श्रेय दिया है जनरल बिपिन रावत को। हिज इंसाइट एंड पर्सपेक्टिव्स हैव बीन समथिंग दैट आई हैव सीन। बेहतरीन सिपाही थे, एक सच्चे देशभक्त। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने उनको उल्लेख करते हुए कहा। और उन्होंने कहा, ये मेरे लिए बहुत दुखद घड़ी है। हम सब जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत एक ऐसे शख्स थे जो हमेशा दिल से बोलते थे, ठहाका मार के, और उन्हें कोई परेशानी नहीं थी कि कैमरा है या नहीं है। वो कुछ भी कहते थे, क्योंकि जो वो कैमरे के सामने कहते थे वही कैमरे के पीछे भी कहते थे।
और ऐसा इंसान खुले दिल का जो सच्ची बात इतने अच्छे से और इतनी सटीक तरीके से निर्भय होके कह सके, वो इस देश का सबसे ऊंचा सैनिक था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत ने आखिरी समय तक देश की सेवा की। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंख में आंख मिलाकर जवाब देंगे, तो प्रधानमंत्री के टीम में जनरल बिपिन रावत थे जिन्होंने उसे जमीन पर उतारा, फोर्स का हौसला और बढ़ाया, तीनों फोर्स में बेहतर कॉम्बिनेशन हो और एक तरह एक दूसरे के साथ सिनर्जी हो, इस पर उन्होंने बहुत काम किया। उसके लिए जी जान से प्रयास किया। देश के पास नई चुनौतियों से कैसे लड़ने का संसाधन हो, उसके लिए सेना की बात सरकार तक दमखम से कैसे पहुंचे, ये बिपिन रावत ने सच कर कर दिखाया। आज वो हमारे बीच नहीं है। हम पता नहीं है कि आप सब क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में। आप जानना चाहते होंगे कि ये क्रैश कैसे हुआ, सीडीएस को ले जाने वाला इतना सेफ हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया। दिन में 12:20 पर यह हादसा हुआ तो कैसे हुआ। मैं इस सब बातों पर आऊंगी, पर उससे पहले आपको मैं टाइमलाइन दिखाना चाहती हूं कि आज सुबह कब और क्या कैसे हुआ। अब ये है टाइमलाइन। सुबह 9 बजे जनरल बिपिन रावत दिल्ली से स्पेशल एयरक्राफ्ट से उड़ गए, उन्होंने उड़ान भरी। उसके बाद सीडीएस बिपिन रावत समेत एयरक्राफ्ट में 9 लोग थे। इसके बाद सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी उनके साथ आज सुबह ही 9 बजे गए। सुबह 10:30 पर सीडीएस बिपिन रावत सुल्लूर पहुंचे। सुल्लूर एक जगह है जो 94 किलोमीटर दूर है वेलिंगटन से। सुल्लूर से पौने 12 बजे 11:45 पर वेलिंगटन के लिए रवाना हुए। 94 किलोमीटर का ये जो रास्ता था उन्हें तय करना था। सुल्लूर से वेलिंगटन के लिए मी-17 वर्जन 5 की ये हेलीकॉप्टर थी, जिसमें 14 लोग सवार होकर स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन जा रहे थे। मी-17 वर्जन 5 में सीडीएस रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे। ये सुल्लूर से 94 किलोमीटर दूर था और उड़ान के बाद मी-17 V5 जो है वो क्रैश हुआ। ये 12:20 बताया जा रहा है जब ये दुर्घटना हुई। वेलिंगटन आर्मी ग्राउंड से सिर्फ 16 किलोमीटर पहले ये मी-17 V5 चॉपर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और ये कुन्नूर के काटेरी इलाके में नानचापा क्षेत्र में यहाँ 12:20 पर यह हादसा हुआ। इसके बाद वेलिंगटन आर्मी कैंप पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। 16 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में पूरी हो जाती, लेकिन ये हादसा हो गया। हादसा में 13 लोग इस दुनिया से चले गए। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ। और ये लोकेशन का विजुअल है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये चाय बागान दिखता है ऐसे वैली में, और ये एक रिहायशी इलाका है। जो लोग इस चाय बागान में काम करते हैं उसके पास ये पेड़ हैं। यहाँ 20 मीटर की दूरी पर अगर ये क्रैश होता तो शायद रिहायशी इलाके के लोगों पर भी क्षति होती। यहाँ पर चॉपर गिरा और मैं आपको सुनवाऊंगी कि वहां पर चश्मदीद गवाह ने क्या कहा। लेकिन आग लगी हेलीकॉप्टर में और उस आग में जो तस्वीरें आई हैं, हमने वो तस्वीरें स्क्रीन पर नहीं डाली हैं, लेकिन वो विचलित कर सकती हैं। जली हुई बॉडीज जरूर दिख रही थी और ये आग की लपटें भी हैं। हम आपको दिखाएं, ये मेन पार्ट है जो कैबिन होता है चॉपर का। ये मेन पार्ट ऑफ द कैबिन है जो बिल्कुल टूट फूट चुका था और जल चुका था, और ये हिस्से उसके उस जगह में इस तरह से पड़े थे। और किस तरह से वहाँ लोकल्स ने पहले देखा और वहाँ पानी डालने का काम किया। आग की जो लपटें आ रही थी। मेन कैबिन की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। बस
जल के भस्म हो चुका था और ये फ्यूल टैंक है जिसमें से आग निकलती हुई नज़र आ रही है और यहाँ प्रोपेलर भी जलता हुआ नज़र आ रहा है और मेन कैबिन के साथ ये सब कुछ जल गया। अब मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि चश्मदीद गवाह ने क्या सुना, क्या कहा, और ये तमिल में कहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इन शख्स ने क्या देखा, क्या सुना और क्या पहला अपना बयान दिया। வந்தோடனே ஒரு தீ பிடிச்ச உடனே நான் என்னடா தீ பிடின்னு பக்கத்து விட்டு பையனை நான் கூப்பிட்ட உடனே அந்த பையன் என்ன செஞ்சாப்புல வந்து பார்த்துட்டு ஃபயர் சர்வீஸுக்கு போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணாப்புல. பண்ணோன்னா ஒருத்தர் எரிஞ்சு அப்படியே அந்த ஒருத்தர் சாயிறார். மற்றவங்கெல்லாம் வரக்குள்ளேயே பொத்துன்னு விழுகுறாங்க. மேல இருந்து ஒரு 3-4 பேர் எரிஞ்சு அப்படியே விழுகுறாங்க சோளக்குள்ள. விழுந்தா அவங்கள முன்னுக்கு எடுத்துடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு நான் வந்துட்டேன். பயம் எனக்கு அலர்ட்டி ஆயிடுச்சு. நான் வந்துட்டேன். चश्मदीद गवाह का कहना है कि एक जोरदार आवाज हुई और आग की लपटें उठती हुई दिखी। अब ये आवाज, ये धमाका ऊपर हुआ या नीचे गिरने पर हुआ, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही। उसने ये भी कहा कि हमने पड़ोसी के साथ मिलकर पुलिस को बताया और ये पुलिस से खबर वेलिंगटन तक गई और वहाँ के जो लोग इंतज़ार कर रहे थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का लेक्चर के लिए, वो वहाँ से बाई रोड पहुँचे। 25 मिनट में वो यहाँ पहुँचे। मेडिकल हेल्प भी मंगाई गई। 108 एम्बुलेंस मौका वारदात पर पहुँची, लेकिन 3 लोग जो बचाए गए थे उस वक़्त जो जिंदा थे, लेकिन शायद एक विक्रम सिंह जो अभी ग्रुप कैप्टन लड़ रहे हैं मौत से, बाकियों के लिए शायद बहुत देर हो चुकी थी। अब जो सवाल पब्लिक पूछ रही है वो ये है, सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ? नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या मौसम खराब था और असल में हुआ क्या था? मी-17 वर्जन 5 जैसे सेफ हेलीकॉप्टर को क्रैश होने से कैसे बचाया जा सकता था? क्या कोई तरीका था? ये सारे सवाल आपके और मेरे जहन में उठ रहे हैं और आइए कोशिश करते हैं इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। और आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, विंग कमांडर आलोक सहाय, मेजर जनरल एसपी सिन्हा। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है मेजर जनरल संजय मेस्तोन, जिन्होंने बहुत करीबी से देखा है जनरल बिपिन रावत को और उनके साथ काम किया है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे संजय मेस्तोन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने कम से कम मीडिया में जितना देखा है जनरल बिपिन रावत को, बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और सबके साथ, सबके सामने कुछ भी कहने से बिल्कुल डरते नहीं थे, निर्भय और निर्भीक थे। आप उन्हें कैसे आज याद करते हैं? नविका, आपने बिल्कुल सही बताया है। जनरल रावत को जब वो आर्मी कमांडर सदर्न कमांड थे, मैं उनका MGOL था, जो एक प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होता है और ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स में, और पता नहीं प्रोफेशनली मेरी और जनरल रावत की इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी कि मैं भी खुले दिल से बात करता था और वो भी खुले दिल से बात करते थे, तो अपने आप बॉन्डिंग हो गई। और मेरे को हमेशा लगता था एज अ यंग ऑफिसर कि जो सीनियर जनरल्स होते हैं उनमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए हैं जो एक उभर के जूनियर्स को प्रभावित करती हैं। वो है एग्रेसिव थिंकिंग, एग्रेसिव टॉकिंग, एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर मतलब गुस्सा नहीं करना। एग्रेसिव बिहेवियर मतलब दुश्मन के प्रति भी एक जाना चाहिए मैसेज कि भैया ये कमांडर को आप टेकन फॉर राइट नहीं कर सकते। तो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बोल्ड, निडर। तो उन चीजें देखते हुए मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था कि बहुत सेंसिटिव मामलों पे मैं उनके सामने बहुत अच्छी तरह व्यूज प्रकट करता था। और आज मैं आपको बता सकता हूं कि तकरीबन 8-10 महीने जब मेरा उनके साथ एसोसिएशन हो गया, मेरे को पता था वो चीफ के हायरकी में नहीं है क्योंकि उनके ऊपर 2 सीनियर ऑफिसर्स थे। पर एक दिन मेरे को अभी भी याद है, मैंने उनको बोला, सर
मेरे को लगता है आप इंडियन आर्मी के चीफ बनेंगे और आपको बनना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं आप भारतीय सेना के लिए बहुत करेंगे। उनके दिमाग में शायद था, और पता नहीं इत्तेफाक से जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ वो वाइस चीफ थे, मैंने उनको कॉल किया नेक्स्ट डे ही, जिस दिन उन्होंने टेक ओवर किया। ये मेरे लिए एक बहुत ही पर्सनल ऑनर था कि उन्होंने लंच पे बुलाया। आज 1 जनवरी 2017 को उन्होंने जब टेक ओवर किया, मेरे को पूना से बुलाया, मैंने उनके साथ लंच किया और रात को हम एनएसए के घर भी मिले थे किसी ऑपरेशनल रीजन की वजह से। तो ये उनकी एक क्वालिटी दिखाती है। तो फिर दूसरा मैंने एक चीज देखी, क्योंकि सदर्न कमांड वो कमांड है जहाँ ट्राइब सर्विसेज ऑपरेशन होते हैं, जिसमें नेवी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैंने उनको देखा, बड़ी बोल्ड प्लानिंग, बड़ी बोल्ड एग्जीक्यूशन की तरफ वो ध्यान देते थे, और जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी एज अ सीनियर जनरल, वो बहुत क्लियर थी ट्राइब सर्विसेज की तरफ। और मैं आपको बताना चाहूंगा 78 से जब मैंने एनडीए किया और मेरे सामने कुछ सीनियर जनरल्स बैठे हैं जो मेरे से भी सीनियर हैं, पर मैं खुले दिल से बोलना चाहूंगा, मैंने जो ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने जनरल सुंदर जी साहब के बाद, क्योंकि जनरल सुंदर जी वो मेरे पलटन के सीओ रह चुके हैं फर्स्ट महार के, मैंने उसके बाद और उस समय मेरे को याद है अब्दुल कलाम के रिमार्क्स उनके निधन पे जनरल सुंदर जी में उन्होंने लिखा था, दी ओनली थिंकिंग जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, ग्रेट लॉस। और आज मैं फिर बोलना चाहूंगा कि जनरल सुंदर जी के पास अ ग्रेट थिंकिंग जनरल, a great strategist, a great visionary, and this person, General Rawat, was that general जिसने इंडियन आर्म फोर्सेस की छवि देश में बहुत ऊपर की है। पॉलिटिकल टॉप ब्रास में उन्होंने बहुत इम्पैक्ट किया है। मैं गर्व से बोल सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से लेके डिफेंस मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर, और जो सीसीएस एंड all these bureaucrats and foreign secretaries and top diplomats, ambassadors and foreign secretary, he was heard। तो उनको सुना जाता था, और वो सुनने के लिए मतलब उनके जो व्यू पॉइंट होता था बहुत ही अव्वल दर्जे का होता था। और जनरल दुआ जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने तो उनके साथ और क्लोज नौकरी की है। मैं शायद, ये मेरी फीलिंग है, क्योंकि मैंने जनरल रावत की जो एक एग्रेसिव पोस्टरिंग देखी है, जो सर्जिकल स्ट्राइक का हुआ होगा, उस समय वाइस चीफ थे, और मेरा पूरा भरोसा है कि ये पूरा प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूशन करवाना, जी बिल्कुल, ये उन्होंने आर्मी चीफ देन को कन्विंस किया होगा, उसके बाद उनको मौका मिला होगा। बहुत बड़ा किरदार रहा उनका प्लानिंग ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक में, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। सवाल इस वक्त ये भी है लोगों के जहन में कि जनरल बिपिन रावत जैसे सीनियर डिफेंस फंक्शनरी, उनका जब चॉपर क्रैश होता है तो सवाल लाजमी है दिमाग में, क्या हुआ होगा, क्या ये चॉपर जो है जिसमें पहले भी 5-6 क्रैश हो चुके हैं, और जनरल रावत खुद एक क्रैश में 2015 में फरवरी के महीने में दीमापुर में वो एक क्रैश में थे। उस क्रैश में कुछ छोटी मोटी खरोचें आई थी, छोटी मोटी इंजरी हुई थी, और आज फिर एक क्रैश हुआ और इस बार जानलेवा हुआ। क्या प्रोटोकॉल रहता है जब इतने सीनियर आर्मी पर्सनल, डिफेंस पर्सनल ट्रैवल करते हैं, और क्या मी-17 वर्जन 5 जिसको कहा जाता है बहुत डिपेंडेबल चॉपर है, ये बहुत डिपेंडेबल मशीन है, ये इसमें गलती का मार्जिन कितना है, एरर ऑफ मार्जिन, ये मौसम के कारण हो या ह्यूमन एरर हो, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज रहती है? नाविका, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे लिए एक पर्सनल लेवल पे, जाती तौर पे ये एक बहुत बड़ा सदमा है, और पूरे देश के लिए एक ट्रेजेडी है कि आज जनरल और मिसेस रावत हमारे बीच नहीं रहे। और साथ ही साथ अफसोस प्रकट करूंगा, जितने भी जाने गई हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, हर जान देश की होती है। जनरल रावत के साथ मेरा जाती तौर पे हमारी दोस्ती थी, वो में से एक बैच सीनियर थे, और हम बहुत सालों से कई ओहदों में हमने इकट्ठे काम किया है। खास तौर से जब वो चीफ थे और मैं चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ था, अब तो एज CDS वही चीफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष हैं। हम लोग जब इस इंटीग्रेशन की तरफ
हम काम करते थे इकट्ठे और बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते थे। मुझे याद है जब वो चीडीएस बने और मैं रिटायर हो चुका था तो मैं एक बार उनसे मिला और मैंने उनको मजाक किया कि देखिए आप तब तो हमसे कई चीजों में आर्ग्यू करते थे। तो वो चीजें रिकॉल करना, अब वो एक बड़े चैलेंजिंग टास्क पर थे पिछले 2 साल से, और उन्होंने बहुत बखूबी ये इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस आगे ले गए हैं। बहरहाल ये न सिर्फ मेरे लिए, ये पूरी आर्म फोर्सेस के लिए एक सदमा है टू लूज एन ऑफिसर ऑफ दैट स्टेचर। जब वो आर्मी चीफ थे तो उन्होंने डोकलम में अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हुए लीडरशिप को उन्होंने जो सलाह दी उसके हिसाब से लीडरशिप ने उन्हें और आर्म फोर्सेस को खुली छूट दी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जनरल मिस्टर साहब ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक, उस वक्त मैं ही कोर कमांडर था 50 श्रीनगर में, लेकिन सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या ये डोकलम ये बात नहीं है। हर मौके और हर मुकाम पे जनरल रावत, चाहे वो वेलफेयर का हो, चाहे वो ऑपरेशन का हो, चाहे वो जवानों की कोई भी और अच्छी स्कीम्स देखना हो, वो हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आए हैं। और शायद आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस हमेशा उनको इसके लिए याद रखेंगे। रही बात आपके सवाल की, उस प्रोटोकॉल की, देखिए जब एक अगर कोई एयरफोर्स ऑफिसर होता है इस पैनल में तो शायद वो टेक्निकल जवाब दे पाते, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ माय नॉलेज, जब कोई सीनियर ऑफिसर ट्रैवल करता है हेलीकॉप्टर से, ये एक सेट रूट है। यहाँ से वो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में गए और सुलूर में उन्होंने फिर हेलीकॉप्टर लिया पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि कुनूर में, वेलिंगटन में लैंड करना था। मैं बिल्कुल यही रूट फॉलो कर चुका हूँ ऐसे ही स्टाफ कॉलेज को एक लेक्चर देने के लिए जैसा आज इन्होंने लिया। तो वहां पे क्या होता है, सुलूर से पहाड़ी इलाका होने की वजह से नीलगिरीज में वो हेलीकॉप्टर से ही जा पाते हैं। और जितने भी ऐसे हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें वीआईपी ट्रैवल करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। हमेशा एक मेंटेनेंस चेक्स होते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा केयर की जाती है। बावजूद इसके क्या हुआ ये तो खैर एयरफोर्स और उसकी इंक्वायरी बताएगी, वो डिटेल्स की हम प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन जो भी प्रोसीजर्स, एसओपीज फॉलो करनी चाहिए वो यकीनन की गई होंगी। टेक्निकल खराबी के हुआ या मौसम से हुआ वो वक्त बताएगा। बिल्कुल, ये इंक्वायरी का मुद्दा है। तो एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नीलगिरीज और जो एक चश्मदीद गवाह का बयान था कि एक धमाका हुआ और आग की लपटें दिखी, शायद ये कह पाना इस वक्त मुश्किल होगा कि धमाका ऊपर हुआ या चॉपर के नीचे गिरने के बाद हुआ। और जिस तरह से हमने देखा कि मेन कैबिन बिल्कुल जला हुआ है, फ्यूल टैंक में से भी आग की लपटें निकल रही थीं, और जितनी भी बॉडीज निकली पाई गई क्रैश साइट से वो बहुत चार्ड थी, मतलब 80-90% बर्न्स थे उन पे। जो तस्वीरें अभी तक आई हैं, इसको देखकर कोई अंदाजा लगाना क्या पॉसिबल होगा? नाविका, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जहाज है मी-17 वर्ल्ड में 60 कंट्रीज के अंदर उड़ाया जा रहा है। 18,000 से ज्यादा जहाज वर्ल्ड में उड़ रहे हैं। कोई भी और हेलीकॉप्टर इतने ज्यादा नहीं उड़ रहे हैं सारी दुनिया में। दूसरा, ये एक वीवीआईपी हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सब सर्विस चीफ, सब लोग उड़ा रहे हैं। मतलब इतना इंपॉर्टेंट, इतना रगेड, इतना सॉलिड जहाज है। सियाचिन ग्लेशियर में, डीबीओ में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह इसी जहाज को उड़ाया जा रहा है और हाई सेफ्टी रिकॉर्ड है। सबसे पहले ये सबको मालूम होना चाहिए। दूसरा, जो वीवीआईपी स्क्वाड्रन होती है, वहां की मेंटेनेंस वगैरह बहुत ही जो टॉप लोग टेक्नीशियंस होते हैं वो करते हैं। जो वीवीआईपी स्क्वाड्रन के अंदर जो पायलट्स होते हैं वो बिल्कुल स्पेशली सिलेक्टेड होते हैं।
तीसरी बात, जैसे जनरल दुआ ने बोला, मैं भी स्टाफ कॉलेज में टॉक देने के लिए गया हूं, सेम रूट मैंने भी फॉलो की है। जहाज सुलूर से टेक ऑफ किया हेलीकॉप्टर। जो सुलूर है वो रिलेटिवली लोअर ऑल्टीट्यूड पे है, मगर जो विलिंगटन है वहां के जो टॉप हिल्स हैं वो 7,000-7,500 फुट की ऊंचाई पे हैं। तो जहाज जब टेक ऑफ करते हैं हेलीकॉप्टर में, वो पहले ऊपर जाते हैं, विलिंगटन के ऊपर एक ऑर्बिट करते हैं चेक करने के लिए। और वहां ग्राउंड पे क्या होता है, पूरी एक एयरफोर्स की टीम बैठती है ग्राउंड के अंदर। वेलिंगटन में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिमखाना क्लब के अंदर, जहां पे हेलीकॉप्टर लैंड करना होता है। और जो ग्राउंड टीम होती है उनके पास रेडियो होता है, रेडियो कांटेक्ट होता है। वो एक स्मोक कैंडल जलाते हैं जिससे पायलट्स को लैंडिंग के डायरेक्शन का पता लगता है। और एक लैंडिंग टी बनी होती है कि पायलट को मालूम है मैं उस दौरान में सब चेक करके फिर वो हेलीकॉप्टर लैंड करता है। हर हफ्ते कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर या वीआईपी वहां जाके लेक्चर दे रहा है, यानी कि साल में 50-60 बार ये हेलीकॉप्टर वहां जाता है इस काम के लिए। इसलिए जो जहाज है, उनके पायलट्स हैं, बाकी जो उनकी ट्रेनिंग है, या वो सारी चीजें फुली कवर्ड हैं। जहाज एक रगडाइज जहाज है, सो ये कोई इश्यू नहीं है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि देखिए जो विजुअल्स हमको आ रहे हैं, क्लियरली उसमें इम्पैक्ट हुआ है, जहाज का चकनाचूर हो गया है, उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्यूल था, फ्यूल बर्न कर गया। जो फ्यूल बर्न करेगा तो एक्सप्लोजन होगा, और उसके बाद जो इसीलिए ही इतने ज्यादा लोग गुजर गए उस एक्सीडेंट के अंदर। तो ये पोजीशन है। इट इज टू अर्ली कंजेक्चर करने के लिए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ खुद गए हैं, जब भी इतना बड़ा हादसा होता है एयर चीफ मौके पे जाते हैं। वो दो चीजें के लिए गए हैं, एक तो सबको दिलासा देने के लिए, सबका हाथ पकड़ने के लिए। मुश्किल समय है, कल विपिन रावत और बाकी सबकी फैमिलीज की जब रिमेन्स को दिल्ली लेके आया जाएगा, उसके लिए एक स्पेशल एयरफोर्स का जहाज जाएगा। तो ये सारा जो चीफ का वहां जाना इज अ सिग्नल, सिंबोलिज्म कि देखिए एक बहुत बड़े अफसर की डेथ हो गई ऐसे क्रैश के अंदर, इसलिए एयर चीफ वहां गए हैं। और इस टाइम कोई कंजेक्चर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है, और उसके बाद जो भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी वही हमको फॉलो करना है, क्योंकि अदरवाइज हम पब्लिक को कंफ्यूज कर देंगे अगर हम कुछ नए नए थियरीज अभी लगाएंगे। यस, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका ये कहना एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। मैं लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान से पूछना चाहूँगी, कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो जनरल बिपिन रावत का आत्मनिर्भरता इन डिफेंस और जो सिनर्जीज हैं ट्राई सर्विसेज की और इनमें जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, इसको लेकर बहुत बड़ा योगदान है। आप उनके इस योगदान को किस तरह देखते हैं? क्योंकि आज जब ये दुखद समय है, आपको उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है इंडियन डिफेंस सर्विसेज को आगे ले जाने में, उसमें आपको उनका क्या भागीदारी नजर आती है, क्या योगदान नजर आता है? नाविका, बड़ी दुखद आज घटना हुई है। जो लोग चले गए उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, जिसमें बिपिन रावत भी शामिल हैं, और बाकी जो इंजीनियर तो शायद अभी एक ही है। परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। जनरल बिपिन रावत ना ही एक माने हुए जनरल थे, वो इस देश के सितारे थे। वो टेक्टिशियन भी थे, वो स्ट्रेटेजिस्ट भी थे, वो टेक्नोक्रेट भी थे। हर बात को वो समझ सकते थे और सोच सकते थे। दो आपने उनके योगदान की बात की। सबसे बड़ा योगदान ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कॉन्सेप्ट, ये 1999 की लड़ाई के बाद, कारगिल वॉर के बाद मिस्टर सुब्रमण्यम कमेटी एक हुई थी, उसने रिकमेंड किया था। मिस्टर सुब्रमण्यम बड़े माने हुए स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनके बेटे आज अपने फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। लेकिन क्योंकि सेनाओं में मतभेद था, उनको तीनों को एक साथ कोई अभी तक नहीं ले जा सका था। जनरल बिपिन रावत एक ऐसे थे जो तीनों सेनाओं के साथ लेकर जो थोड़े बहुत मतभेद थे उनको दूर करके
क्योंकि छोटी आर्मी सबसे बड़ी है तो बाकी नौसेना और वायुसेना को थोड़ा डर रहता है कि हम डोमिनेट हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सबको साथ लेकर और ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करवाया। दूसरा, आर्मी में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आर्मी ऑलवेज फाइट द लास्ट वॉर। हम सब लोगों का अनुभव इतना होता है कि हम उसके बोझ के नीचे दब जाते हैं और हम उससे निकल कर कोई नई बात नहीं सोच सकते। जनरल बिपिन रावत में वो काबिलियत थी कि वो गए कल के से बाहर निकल के आने वाले कल का सोच सकते थे। आधुनिकीकरण सब जानते हैं, नए नए हथियार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो आ रहे हैं, और ये थिएटर कॉन्सेप्ट, अभी मैंने किसी के टिप्पणी सुन रहा था प्रोग्राम के शुरू में कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, ये तो अमेरिकन हमने कॉपी कर लिया। देखिए, अगर अच्छा आइडिया है, क्योंकि अमेरिकन इसको लगा रहे हैं तो हमें उससे दूर नहीं हटना चाहिए। ये बात सही है कि हमारा आउट ऑफ एरिया ऑपरेशन हमने आज तक सिर्फ एक मालदीव में किया था जहां अपोजिशन एक किस्म से लड़ाई नहीं थी, लेकिन आज के दिन कोई सेना अकेली लड़ाई नहीं जीत सकती, तीनों को मिलकर चलना पड़ेगा। जितना लंबा हमारा लैंड बॉर्डर है, जितना हमारा समुद्र का कोस्ट है, ये अगर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग रखेंगे तो टाइमली डिसीजन आजकल के वॉरफेयर में, जो कि बहुत रैपिड है, शायद लेना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए थिएटर कमांडर को रिसोर्सेज डिसेंट्रलाइज किए जाते हैं। ये मोटे तौर पर थिएटराइजेशन का मतलब ये है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक थिएटर कमांडर के पास डेडिकेटेड रिसोर्सेज हों जिनका वो इस्तेमाल कर सके बगैर दिल्ली की हामी लिए बगैर। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा योगदान है, और इसके कार्यकर्ता तो भविष्य बताएगा। लेकिन जी मैं तो लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी बताएगी, लेकिन जी मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी को भी पूछना चाहूंगी, इस तरह का पहला क्रैश जो हुआ था इस देश में, जिसमें बहुत सीनियर लोगों की मौत हुई थी डिफेंस सर्विसेज में, वो 1963 में था। उसके बाद कुछ नए प्रोटोकॉल्स आए कि बहुत सारे सीनियर लोग जो सर्विसेज के हों वो एक ही जहाज़ में ना ट्रैवल करें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस सेक्टर में बहुत से चॉपर यूज़ होते हैं काफ़ी राइड्स में, लेकिन दो वाक़ये मैं याद कर रही हूँ जो साउथ इंडिया के इस रीजन में, ये तो तमिलनाडु के पास है, पर आंध्र प्रदेश में तब के मुख्यमंत्री YSR रेड्डी जी का चॉपर क्रैश हुआ था, और एक 2002 में स्पीकर थे लोकसभा के बालायोगी साहब, उनका भी चॉपर क्रैश हुआ था। चॉपर क्रैश के अमूमन कारण क्या रहे होंगे, और आज के चॉपर क्रैश का मैं जानती हूँ कि इस पे इंक्वायरी है, ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी है, लेकिन फिर भी ये सवाल रह के आता है कि बस 5 मिनट में पहुंचने वाला था चॉपर वेलिंगटन, 16 किलोमीटर दूर जो 5 मिनट में तय करना था फासला, ऐसा क्या हुआ होगा? और जिस तरह के हमने दृश्य देखे हैं, इससे कुछ आकलन लगाया जा सकता है? नाविका, ये बहुत ही दुखद घटना है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि खासकर मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों लेफ्टिनेंट जनरल एक साथ ही बने थे और दोनों ईस्टर्न कमांड में थे, तो मैं वो एक साथ काफी कुछ इंटरेक्शन होता रहा। और बाद में जब शेखतकर कमेटी में भी जब रिफॉर्म्स के लिए उनसे बातचीत होती रहती थी, लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि क्या कारण है कि इस तरह का हादसा हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि SOPs है और उस क्रैश का जिसका आप रेफरेंस करें, कि इसीलिए एक ही हेलीकॉप्टर में ज्यादा VIPs नहीं होते हैं। अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ट्रैवल कर रहे होते तो दूसरे हेलीकॉप्टर होते, अगर कोई आर्मी कमांडर ट्रैवल करे वो तीसरे हेलीकॉप्टर, तो सारे के सारे VIPs उस हादसे के बाद एक हेलीकॉप्टर में नहीं जाते, अलग अलग हेलीकॉप्टर में जाते हैं, जिससे खुदा न खास्ता हादसा हो जाए। आफ्टर ऑल ये मशीन है, कोई शक नहीं कि पूरा चेकिंग होता है,
फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट रूट, टेक्निकल एवरीथिंग चेक करके ही ये उड़ान भरी जाती है। वीआईपी है तो 100% नॉर्मली भी कोई भी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं करेगा जब तक कि ये रिलायबल फ्लाइंग, जब तक कि टेक्निकल क्लियरेंस नहीं होएगा, पायलट जो है उसको चेक करेंगे फिर को। नहीं तो ये कहना कि अब हादसा है इसलिए हम इसको हादसा कह रहे हैं, ये होना बहुत कठिन है। क्योंकि जैसे बिल्कुल मार्शल चोपड़ा ने भी कहा, मैं तो खुद सियाचिन में रहा हूं तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर रहा है, पूरा लाइफलाइन हेलीकॉप्टर्स के कारण होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये अड़चने लगाना कि कैसे हो गया, और वो जो आदमी आप वो कह रहा था कि उसने आवाज सुनी, तो मुझे ये लगता है, मेरा ऐसे मानना है कि ये हो सकता है कहीं टेक्निकल फेलियर हो सकता है, या बिकॉज पायलट जो है वो खुद कमांडिंग ऑफिसर है वहां के, तो वो खुद he wants to fly the CDS, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। पूरा का पूरा जो हेलीकॉप्टर है पूरा टेस्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अब लोगों का ये कहना है कि हादसा हुआ कोई कुछ और कारण तो नहीं है, ऐसे नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये टेक्निकल फेलियर ही हो सकता है और कोई कारण नहीं। तो प्रोफेशनल पायलट्स हैं, एयरक्राफ्ट जो है वो वीआईपी एयरक्राफ्ट है, टेस्टेड हेलीकॉप्टर्स हैं, और V-17, V-5 जो है वो बहुत ही आधुनिक एवियोनिक्स के साथ है, डिजिटल उसके प्लेटफॉर्म, मतलब कोई शक नहीं है उस हेलीकॉप्टर में कि किस तरह का वो हेलीकॉप्टर है। तो ये अब अड़चन इंक्वायरी डेफिनेटली एयर मार्शल एक है जो इंक्वायरी करेंगे और उस इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट आएगी कि क्या हुआ। पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो हादसा है वैसे अमूमन बार बार मैं कह रहा हूं अमूमन होता नहीं है, बहुत ही एक रेयर है कि इस तरह का हादसा हो जाए। ये सिंगल सीटर ये नहीं है, ये तो 22 जवानों को लेकर के जाने की इसकी काबिलियत है, 6000 मीटर तक फ्लाई करने की इसकी काबिलियत है, इसमें मतलब ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर कुछ हो भी जाता तो स्लाइड भी करने की है, यकीन करता है पायलट की कहीं पर जाकर के ना गिर जाए, कहीं और हादसा ना हो, उसने यकीन भी किया है इसमें भी, नहीं तो वो घर पे जाकर के। तो काफी कुछ करने के बाद भी अगर ये हादसा हुआ है तो रियली इसको हम कहते हैं वन ऑफ द रेयर इंसिडेंट्स, इस तरह का हादसा हुआ है, क्योंकि प्रोफेशनल पायलट्स हैं, प्रोफेशनल टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी एयरफोर्स इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी प्रोफेशनल। पर इस तरह का जो हादसा हुआ और खासकर जो सीरियस का गुजर जाना एक वाकई बहुत बड़ा setback है, because he was a very very honest man. His wife a fantastic lady, unbelievable, wonderful people, wonderful couple, and dead honest, absolutely professional to the core, visionary, very hardworking, very very competent. मैं तो उनके साथ रहा हूँ पूरा वक्त काटा, मालूम है, a man who spoke his heart. He was a man who called spade a spade. अगर आपको पसंद नहीं है, so be it, but he listened to you. He will not just shoo you away. He listened to you. Put down his noting what he decided. वो कभी किसी को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने बोला जो आपको कहना है आप लिखो, मैं उसके बाद मेरी जिम्मेवारी मैं क्या करता हूँ। So that kind of an honesty, integrity, commitment, dedication. His own father was the deputy chief of the army staff. वो को कमांडर थे जब मैं सियाचिन में होता था, इनके पिताजी। जी। तो मैं देखा है कि किस तरह के ये परिवार है, किस तरीके से इनकी ईमानदारी है, किस तरीके से वफादारी, और देश के लिए ट्रेन इंडिजनाइजेशन हुआ, थिएटराइजेशन हुआ, सिनर्जी हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, जिस तरीके से काम करना, जिस तरीके से लगन से काम करना, यकीन करना कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा जो मैंने करना है, जो मुझे बताया। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्या मुझे लोग बुरा कहेंगे, भला। जी बिल्कुल, बेबाक तरीके से कहते थे जो उन्हें कहना है। और कुछ ही दिन पहले टाइम्स नाउ समिट पर जनरल बिपिन रावत हमारे सबके साथ थे, और वो हंसी, वो ठहाके भुलाए नहीं भूल सकते हम। बेबाक होकर बात करते थे। और आज अगर आप कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ये दृश्य देखें, जिस मीटिंग में कई बार जनरल बिपिन रावत स्वयं थे, कई बार गए और देश के सामने सुरक्षा को लेकर कुछ इश्यूज हों तो जनरल बिपिन रावत इन मीटिंग्स में कई बार खुद गए थे। आज अगर आप देखें, आंखें भी नम हैं, नज़रें भी झुकी हुई हैं सबकी, और बस कल तक जो इंसान साथ था, और कल ही उन्होंने एक लेक्चर भी दिया था और दुनिया को ये भी बताया कि बायो वॉरफेयर
शायद अगला तरीका होगा युद्ध करने का, ये वो कोरोना वायरस के संदर्भ में कह रहे थे। हर चीज़ पर उनकी नज़र रहती थी और कहने से डरते नहीं थे। उन्हीं का दिया हुआ एक स्टेटमेंट था, एक टर्मिनोलॉजी थी जो उन्होंने कश्मीर में कहा कि अगर कोई टेररिस्ट को बचाता है तो वो भी ओवरग्राउंड वर्कर है, टेररिस्ट है। और ये जो उन्होंने कहा और उनका जो एक दृढ़ विश्वास था कि उनको टेररिज्म, आतंकवाद से लड़ना है, शायद कहीं आज वो आवाज़ शांत हो गई है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आप इस देश को जो ये क्षति मिली है जनरल बिपिन रावत के जाने से, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कितना बड़ा वैक्यूम होगा इस देश के लिए, क्योंकि ये एक इंसान थे जो रिफॉर्म्स और सिनर्जीज और एक जॉइंट डिफेंस सर्विसेज का जो कमांड है उसकी बात करते थे कि हम अपनी सबकी ताकत मिला दें, ना कि ये ताकत 3 जगह बांटकर इसमें कुछ लॉस ऑफ एनर्जी कर दें। आप उन्हें आज किस तरह याद करते हैं? मैडम, मुझे आप लास्ट में बोलने का मौका दिए हैं तो मुझे थोड़ा सा एडिक्वेट टाइम दीजिएगा। 2 बिंदुओं को मैं टच करूंगा। पहला कि क्रैश क्यों हुआ, दूसरा कि इनके जाने से सेना को क्या लॉस होगा। पहले बिंदु मैं बहुत ब्रीफ में बात करूंगा कि मेरे अनुसार 8 कारण हो सकता है ये क्रैश होने का। प्री फ्लाइट चेकअप, पायलट एरर, टेक्निकल फेलियर, नेविगेशन एरर, विजिबिलिटी कम होने का कारण, क्लाउड इफेक्ट कि क्लाउड में हेलीकॉप्टर फंस गया, साबोटाज एंगल, वायर एंगल कि नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी जो केबल है वो जो डाला जाता है उसका पोजीशन चेंज कर दिया जाता है और पायलट को दिखाई नहीं पड़ता है, तो वायर में लोग क्रैश करते हैं, आग लग जाती है। और 8वां कि फ्यूल एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा फ्यूल डालने से वो डायमेंशन था जो क्रैश का वजह था। देखिए, सब बिंदुओं को ध्यान रखते हुए जो सबसे मुख्य प्रश्न मेरे मन में आता है कि आग लगी कब, आकाश में या जमीन पे। यदि आकाश में लगी है तो हेलीकॉप्टर के बाहर जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है उससे हेलीकॉप्टर टकराया है, या आकाश में हुआ है तो अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, मैल फंक्शनिंग हुआ है जिसके वजह से आग लगी है। लेकिन यदि जमीन पे आग लगी है तो मैकेनिकल टेक्निकल फेलियर के चलते हेलीकॉप्टर जमीन पे गिरा है और फ्यूल टैंक फटा है और तब आग लगी है, जिसमें जनरल रावत को 3rd डिग्री बर्न हुआ है और इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। 3rd डिग्री बर्न में कोई बचता नहीं है। ये तो हो गया पॉसिबल एरर्स। अब आपका दूसरे प्रश्न को मैं उत्तर देता हूं कि जनरल रावत के जाने से क्या हम लोग को प्रोफेशनली लॉस हुआ है। देखिए, उनकी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस थी, और मोदी जी खुद ट्वीट करके उनका फोटोग्राफ दिखा के बोलते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजिक विजन, टैक्टिकल विजन बहुत ही सराहनीय थी। तो उनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, विजनरी कॉन्सेप्ट, जिसके लिए सेना को उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा। पहला, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कॉन्सेप्ट, ये उनकी सोच थी। दूसरा, रैंक स्ट्रक्चर में सुधार। तीसरा, 2.5 फ्रंट। लोग बोलते थे क्या हिंदुस्तान 2 फ्रंट वॉर सीखने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा, जनरल रावत ने कहा 2 फ्रंट, हम तो 2.5 फ्रंट के लिए तैयार हैं। फिर जो सिग्नलिंग करते थे दुश्मनों के लिए, देखिए विश्व जो हमारे दुश्मन है वो प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, सीडीएस को, अपने आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ को, एनएस को, वो क्या ये लोग बोलते हैं उसको महत्व देते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैसेज चाइना को, पाकिस्तान को देते रहते थे, ये नया हिंदुस्तान है, एग्रेसिव हिंदुस्तान है और सठम साठम समाज से जैसे को तैसा टिट फॉर टैट का स्ट्रेटजी रखता है और उसी भाषा में दुश्मनों को जवाब देगा। थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट, देखिए, जब थिएटर कमांड क्यों इंपॉर्टेंट है? थिएटर कमांड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने एसेट्स हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यदि एक ही फॉर्मेशन के नीचे हो, एक ही ग्रुप के अंदर हो, तो जो इंटीग्रेशन होगा, मैनेजमेंट में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यदि कोऑर्डिनेशन बेटर होगा तो ग्राउंड पे रिजल्ट बेटर होगा। तो ये जो स्ट्रेटेजिक विजन था जनरल रावत का, वो बहुत सराहनीय था। वेलफेयर फ्रंट में तो बहुत अच्छा किए थे। आपको जान के खुशी होगी कि जनरल रावत अपने के बीच में सोडा फंड लेना ये आसान बात नहीं है। उन्होंने अमेरिका में फोर्स किया, फोर्स किया लेवल पर,
डिप्लोमा इन मैनेजमेंट थे, कंप्यूटर साइंस के थे, पीएचडी थे मिलिट्री मीडिया और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। तो एक जो बहुरूपी व्यक्तित्व था इनका और स्ट्रेटेजिक विजन था जो प्रधानमंत्री जी खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो आप समझिए कि उनके जाने से जो वॉइड डिफेंस स्ट्रक्चर में हो रहा है वो आने वाली तारीख में बहुत मेहनत के साथ भरने की प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत ही स्ट्रेटेजिक वॉइड होने जा रहा है। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है बिल्कुल आज का दिन। जी बिल्कुल। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आपने कहा आप दोनों एक साथ लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आपने उनके साथ कई पर्सनल इंटरैक्शंस की होंगी। इन पर्सनल इंटरैक्शंस में जनरल रावत की कोई ऐसी बात जो आपके दिलो दिमाग पर एक इम्प्रिंट सा छोड़ गई हो, एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ गई हो, वो हमारे दर्शकों के साथ प्लीज शेयर करें। नाविका जी, वो उनका हमेशा ये मानना था, और खासकर इंसर्जेंसी में, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, कि किस तरीके से दिल भी जीतना है और यकीन भी करना है कि जो इंसर्जेंट है वो किसी प्रकार से हावी ना हो। इसके लिए उन्होंने पूरी छूट दे रखी थी, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बड़ी बात, जब मैं उनसे इंटरैक्ट करता था और दोस्त होने के नाते, और खुले दिल से बात करना, जब भी कोई डिस्कशन होना है, कोई प्रेजेंटेशन होना है, खुले दिल से बात करना है, और जो भी कहना है वो कहते थे और लिख करके देते थे कि ये मेरा सोचने का तरीका है और मैं आप जो डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं। तीसरी बड़ी बात जो मैंने उनकी देखी और मिसेस रावत को भी देखा, बहुत ही ईमानदार और डेडिकेटेड, कमिटेड आदमी, जो कभी भी, मतलब जो उन्होंने कह दिया उन्होंने करना है और वो वैसे करके दिखाएंगे। और ये एक जो कारण है, अ वेरी ह्यूमेन टच, मतलब चाहे वो जवान है चाहे वो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सबके साथ बात करने का तरीका उनको सबको साथ में ले चलने का जो उनका जज्बा था, वो एक बहुत बड़ी बात है। और जब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने और जब यूनिफॉर्म डिजाइन करना था कि भाई किस तरीके से होगा, जिस प्रकार से उन्होंने कई हम लोगों से डिस्कशन के बाद जिस प्रकार से क्या, जब हम मिलते थे कि क्या होगा, तो अब मुझे लगता है कि एक ऐसा इंसान जिसके he was wedded to the uniform, he was जी wedded बिल्कुल, to the organization. जी बिल्कुल। आज इस हेलीकॉप्टर में जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, NK गुरसेवक सिंह, NK जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार और लैंस नायक B साई तेजा भी मौजूद थे। हवलदार सतपाल भी उनके साथ थे। इन 13 लोगों ने आज इस दुर्घटना में अपनी जानें खोई, शहीद हो गए इस देश के लिए यूनिफॉर्म में। और आज हमारी सबकी प्रार्थना और संवेदना इन सब परिवारों के साथ है, उन परिवारों के साथ जिन्होंने शायद रोना सीखा नहीं, क्योंकि उनके परिवारजन हमेशा ये सोचते रहे कि शहीदों के लिए आंसू नहीं बहाया करते। लेकिन आज ये पूरा देश नम आंखों से देख रहा है कि उसने आज क्या खोया है। बहुत कुछ खोया है। जनरल बिपिन रावत का जो मार्गदर्शन था इंटीग्रेटेड सर्विसेज की तरफ, रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर डिफेंस, हर चीज़ में कहीं ना कहीं भारत ने क्षति पाई है। आज ये देश नमन करता है, सैल्यूट करता है उन्हें। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जनरल बिपिन रावत कैसे चाहेंगे कि हम सब उन्हें याद रखें। वो ऑनररी जनरल हैं नेपाल के आर्मी के भी। और ये जो तस्वीरें हमें मिली हैं इंटरनेट पे, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि वो किस तरह के जिंदा दिल इंसान थे। शायद चेहरे पर ये हंसी और ये तस्वीर हमेशा हमारे दिलो दिमाग में रहेंगी। देखिए,
जनरल बिपिन रावत को हमारी श्रद्धांजलि और किस तरह हंसते हुए जिंदा दिल तरीके से ये इंसान इस देश को याद रहेगा। जय हिंद।